गुड इवनिंग नंदिता। गुड इवनिंग शिल्पी। बहुत दिन बाद शिल्पी आई हैं आज। कैसी हैं शिल्पी? एक बार मुझे बता दीजिए, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? नंदिता, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? वॉइस क्लियर है? ओके। एक मिनट और वेट कर लेते हैं, क्या पता और लोग भी आ जाएं। ओके। गुड इवनिंग ज्योति। देखिए ज्योति भी आ गई ना, है ना? जैस्मिन अभी नहीं आई। हम तो बिल्कुल ठीक है नंदिता। मॉर्निंग में नेटवर्क काम नहीं कर रहा था, मतलब वाईफाई वाला, तो क्लास आपकी नहीं हो पाई। नहीं तो था कि आज क्लास ले लूँ मैं। कल हो सकता है काम करे, क्योंकि सैटरडे संडे को एक दिन वो लोग चेक करते हैं मॉर्निंग में, और वो लोग शुरू भी करते हैं तो 10 बजे से करते हैं। क्योंकि यहाँ पे बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा होती है ना, हवा चलती है, बारिश होती है, तो तार वगैरह कहीं न कहीं से वीक में एक बार कहीं न कहीं फ़ॉल्ट ज़रूर हो जाता है उन लोग का। तो इस वजह से थोड़ा-सा मेंटेनेंस जो रहता है, तो 1-2 घंटे के लिए वाईफ़ाई बंद कर देते हैं। कल आपकी क्लास होगी, मॉर्निंग में भी लेंगे और इवनिंग में भी लेंगे। ओके? तो आपकी क्लास 10 एएम वाली भी होगी और 6 पीएम वाली भी होगी। ओके? चलिए, तो अब क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके? काफ़ी लोग आ गए हैं, है ना? हम आपको पढ़ाए थे वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है? तो जो पढ़ाए थे वो तो ठीक है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट था। ओके? कुछ मैटर हमको और मिल गया है वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का। तो मुझे लगता है कि हो सकता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट पेपर या सेकंड पेपर किसी में भी ये पूछा जा सकता है। थोड़ा-सा और डीप में आप उसको पढ़ लीजिए, है ना? 5-10 मिनट लगेगा उसको एक्सप्लेन करने में, और अच्छा हो जाएगा आपका नोट्स, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी से रिलेटेड थोड़ी-सी और डीप में नॉलेज आप रखिए इसमें। ओके? इसलिए मैं फिर से आपको पढ़ा रही हूँ। आपको लग रहा होगा कि मैम तो ये पढ़ा दी हैं, फिर से क्यों पढ़ा रही हैं? तो इसका बस यही कारण है। ओके? और बाकी हम लोग आगे का शुरू करेंगे। चलिए। आज आपकी क्लास में एक कुछ नया लेके आई हूँ मैं, ठीक है? आज मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनानी चाहती हूँ, 2 मिनट की, ठीक है? तो आप लोग उसको सुनिएगा। एक बहुत अच्छी मोटिवेशन स्टोरी मिली है मुझे, और उसको सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, काफ़ी मोटिवेशन मिला मुझे, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोग भी उसको सुनिए। ओके? तो सब लोग हाथ जोड़ के ऐसे बैठ जाएँगे, है ना? ठीक है, कोई नहीं, हम लोग शुरू करते हैं। कहीं पढ़ा मैंने कि गुड इवनिंग जैस्मिन, चलिए स्टोरी सुनिए आप सब लोग। कहीं पढ़ा है मैंने इसको कि आप सब लोग सुकरात को जानते हैं, है ना? सुकरात को आप सब लोग जानते हैं। सुकरात से एक बार एक उनका विद्यार्थी मिला, ठीक है? उन्होंने उससे पूछा कि सर आप ऐसा बताइए कि हमें अपनी सफलता की प्राप्ति के लिए किस हद तक जाना चाहिए? ओके? अपनी सफलता की प्राप्ति के लिए हमें किस हद तक जाना चाहिए? मतलब अगर हम किसी फील्ड में सफल होना चाहते हैं, हमको अपना लक्ष्य पता है और हमें वहाँ तक पहुँचना है, उसमें सफल होना चाहते हैं, तो किस हद तक हमें जाना चाहिए? कैसे अपनी सफलता मिलेगी हमको? ओके? तो सुकरात ने आंसर दिया, बहुत ही अच्छा उत्तर दिया उन्होंने। उन्होंने उत्तर दिया कि वो जहाँ थे वहाँ पे क्या था? तालाब था एक, ठीक है? तालाब में मछली रहती है, सबको पता है। तो वहाँ से उन्होंने मछली उठाई और उठा के अपने पास बाहर रख दी।
एक मछली उठा के। और वो जो मछली थी वो क्या है, फड़फड़ाने लगी तालाब में जाने के लिए, कितनी कोशिश की और बहुत सारी कोशिश के बाद मतलब इतनी ज़्यादा आप देखे होंगे जब मछली तालाब से बाहर आती है तो बहुत ज़्यादा फड़फड़ाती है ना? तो इतनी फड़फड़ाई और बाद में वो तालाब में चली गई और उसकी जान बच गई। तो उन्होंने ये बताया कि हमें अपनी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस हद तक जाना चाहिए कि जब तक हमें वो लक्ष्य नहीं मिला तब तक ऐसा लगे कि जान चली जाएगी जब तक न प्राप्त करें उस चीज़ को, है ना? कितनी मछली कोशिश करती है, आप लोग इसको इमेजिन कर सकते हैं कि पानी में जाने के लिए 1 सेकंड भी उसको आप बाहर निकाल लीजिए तो देखिए वो कितनी ज़्यादा तड़पड़ाहट हो जाती है अपने मंजिल को प्राप्त करने के लिए। तो उसी तरह तड़पड़ाहट होनी चाहिए हमें अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए। ओके? तो सबकी कुछ न कुछ है, कुछ न कुछ सबका हमेशा कुछ न कुछ एम रहता ही है ना? अभी आपका एम आज क्या है? नेट जेआरएफ पास करना, है ना? आगे चल के कुछ और हो जाएगा, उसके आगे चल के कुछ और हो जाएगा। मतलब जीवन में आपके पास हमेशा कुछ न कुछ एम तो रहेगा ही, कोई ऐसा है ही नहीं जिसके पास कोई एम ना हो, है ना? चाहे वो किसी भी एज के, आपके मम्मी-पापा भी होंगे, पापा आपके जॉब पा गए होंगे, मान लीजिए मम्मी आपकी जॉब निकल गई, उनका भी एम है कि बेटी की शादी करना है, बेटे की शादी करना है, पढ़ाना है, लिखाना है ना? सबके जीवन में कुछ एम होता है। लेकिन कुछ एम क्या होते हैं जो हमको आराम से मिल जाते हैं। लेकिन अभी जो आपका जो एम है, वो क्या है? वो ऐसा एम है जिसके लिए आपको छटपटाहट रखनी पड़ेगी, है ना? अच्छी लगी आप लोग को स्टोरी? मोटिवेशन मिला? मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगा, है ना? पर्सनली इसलिए मैं सोची कि आप लोग को सुनाऊँगी। ये काफ़ी दिन पहले मैं पढ़ी थी इसको, तो उसी को सुनाएँगे लेकिन भूल जाते थे। आज पूरा याद करके बैठे थे कि आज तो बताएँगे ही, है ना? अच्छा है। हुँ, हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलिए अच्छा है आप लोग को भी अच्छा लगा तो। अब हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। सब लोग अच्छे से पढ़िए, सबका नेट जायरफ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि मेहनत करनी पड़ेगी आपको, है ना? बिना मेहनत के देखिए कुछ भी नहीं मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला बिना मेहनत। मैं बार-बार ये चीज़ें मैं बहुत बार बोली हूँ कि जो लोग भी नेट जेआरएफ किए हैं, वो मेहनत करके ही नेट जेआरएफ हुआ है, ठीक है? किसी का ऐसा नहीं है कि किसी का सोर्स से हो गया, किसी का पैसा दे के हो गया, है ना? कभी-कभी हमको नौकरी मिल जाती है इस तरह। लेकिन नेट जेआरएफ जो ऐसा है, मुझे नहीं लगता कि ऐसे मिलती होगा किसी को, है ना? वो बैठे हैं, ठीक है? वो 5 से 6 घंटे, 7 घंटा जिसकी जितनी कैपेसिटी रही है निकालने की, उन्होंने बैठा है तब पाया। आप उनके तक पहुँच जाएँगे, आप भी उतना कर लेंगे तो आपको भी मिल जाएगी। सिंपल एम रखिए बस, है ना? उन लोगों ने भी रिवीज़न किया, उन लोगों ने भी वो क्या बोलते हैं पीवाईक्यू लगाए हैं, नोट्स बनाए हैं, आपको भी वही करने हैं। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक उनके बराबर नहीं पहुँच पाएँगे, ओके? और बहुत टफ एग्ज़ाम नहीं होता है कि आपका नहीं निकले। आप देख रहे हैं कि नेट का जो एजुकेशन सब्जेक्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं, उसमें का आप देखेंगे कि मेरिट लगातार गिरती जा रही है ना? जो अभी एग्ज़ाम हुआ है, अभी जो जून वाला जो एग्ज़ाम हुआ, उसमें आपने देखा है कि उसकी मेरिट 172 शायद गई थी, नेट की गई थी, है ना? 172 या 175, 172 ही शायद गई थी, कुछ ऐसा था, नेट के लिए। और इसके पहले जब वो गई थी, तो 180 गई थी। अगर आप देखिए कि अगर 175 भी गई हो, तो कितना बड़ा डिफरेंस है ना? तो धीरे-धीरे मेरिट क्या है, गिरती जा रही है। यानी बच्चे बहुत सीरियस नहीं है या फिर पेपर बहुत टफ आ रहा है, 2 में से एक ही बात है इसमें। तो आप लोग उसका फ़ायदा उठाइए, हो सकता है आगे आने वाला भी जो एग्ज़ाम है उसकी मेरिट कम ही जाए, है ना? जो कट ऑफ है मतलब, ठीक है? तो मेहनत करिए, थोड़ी-सी मेहनत कर लेंगे तो आपका हो जाएगा। चलिए, अब हम देखते हैं वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, ओके? रिसर्च हमारा कैसा होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए मतलब वैध होना चाहिए और विश्वसनीय होना चाहिए, रिलायबल होना चाहिए, ओके? तो एक चीज़ और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, एक चीज़ क्या मतलब और भी चीज़ें आप इसको देखिए कि इसमें और क्या-क्या चीज़ें होती हैं, है ना? जैसे कि मान लीजिए हमने कोई टूल्स बनाया, ओके? हम क्या बना दिए, हमने एक थर्मामीटर बनाया, है ना? हमने एक थर्मामीटर बनाया कि ये क्या करेगा मतलब जो ह्यूमन बॉडी है उसकी टेम्परेचर की जाँच करेगा। हमने ह्यूमन बॉडी का थर्मामीटर बना दिया उसकी जाँच करने के लिए। तो वो क्या होना चाहिए, वो एक्यूरेट होना चाहिए। मतलब अगर वो जाँच कर रहा है, तो वो क्या होना चाहिए मतलब जिस काम के लिए वो बनाया गया, जिस काम के लिए हम अपना टूल्स बनाते हैं, ओके? जैसे हमने बहुत सारे टूल्स पढ़े हैं अपने क्वेश्चनर वगैरह, इंटरव्यू वगैरह उसके लिए जो हम टूल्स बनाते हैं मतलब जो एक सिंपल तरीके से आते हैं, जो हम क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है? एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। तो जो क्वेश्चन बनाते हैं हम वो क्या होंगे हमारे टूल्स होंगे, अलग-अलग टाइप्स के होते हैं, ओके?
तो जो हम बनाते हैं वो क्या होता है, वैलिड, मतलब जिस चीज की हम जांच करनी चाह रहे हैं वही उसी हिसाब से होना। अगर हम ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर जानकारी लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या होना चाहिए, वैलिड होना, मतलब जो आप टूल्स बनाए हैं वो क्या होना चाहिए, ऑनलाइन लर्निंग के बारे में ही जानकारी ले। ऐसा ना हो कि उसके फिजिकल चीजों के बारे में हम जानकारी लें कि उसकी तबीयत कैसी है, वो क्या सोच रहा है ना, उसका मेंटल कंडीशन कैसा है, उसका हेल्थ कैसा है। ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा हम टूल्स बना के ले जाएंगे। जो टूल्स हम बना रहे हैं, जिस चीज को नापने के लिए बना रहे हैं वही नापे। जैसे कि हमने एक थर्मामीटर बनाया, तो वो थर्मामीटर की ही, मतलब वो जो टेम्परेचर है उसी की जांच करे। ऐसा ना हो वो हाइट का भी मेजरमेंट करने लगे, है ना, तो बहुत बेकार चीज हो जाएगी। फिर वो जिस चीज के लिए जो चीजें हम बनाए हैं वो क्या होती है, उसी चीज के लिए होनी चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। ओके, ये आपकी होती है वैलिडिटी। ठीक है, इसका क्या होता है, जो हम जो टूल्स बनाते हैं वो वैलिड कब माना जाता है, जब वो एक्यूरेट होता है। मतलब कि जो चीजें होती हैं वो कोई भी नापे, थर्मामीटर से क्या है, आप नापे, हम नापे, कोई भी नापे, कोई भी चीज, अगर हम किसी चीज का किसी भी व्यक्ति का हम टेम्परेचर देखने की, बॉडी टेम्परेचर कितना, अगर हम थर्मामीटर का यूज करके उसकी बॉडी टेम्परेचर नाप रहे हैं, तो भी जितना भी उसका, मान लीजिए उसको बुखार है ना, 102 डिग्री बुखार चल रहा है उसको, तो भी उतना आए, कोई और मन नापे तो भी उतना आए, कोई और नापे तो भी उतना, मतलब एक्यूरेसी होनी चाहिए। इसीलिए तभी हम उसको क्या बोलेंगे कि जो हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया है रिसर्च करके थर्मामीटर का, वो क्या है, हमारा वैलिड है। वैलिडिटी किससे रिलेटेड है, एक्यूरेसी से रिलेटेड है। एक्यूरेट आना चाहिए, मतलब सब लोग नापे तो 102 ही आना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई और नाप रहा है तो कुछ अलग आ जाए, है ना। तो जो हम मेजरमेंट ले रहे हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए। और ठीक है, एक मिनट इसको रुकिए। और रिलायबिलिटी क्या होती है, रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि कंसिस्टेंसी, है ना। जो चीजें हम बना रहे हैं, मान लीजिए इसका भी थर्मामीटर का एग्जांपल आप लीजिए कि एक हम साइंटिफिक तरीके से थर्मामीटर रिसर्च करके अपना बना लिए, है ना। कोई भी इन्वेंशन हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, एक रिसर्च करके ही बन रहा है ना। बिना रिसर्च के ये सब चीजें, कुछ भी चीजें हैं, चाहे मेडिसिन बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है। हम देख के, सुन के, समझ के कोई इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। तो रिलायबिलिटी का मतलब है कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये हो गया कि जो हमारा थर्मामीटर है वो कैसा होना चाहिए, वो कभी भी करे, या फिर अगर मान लीजिए किसी का अगर टेम्परेचर 102 पे टिका हुआ है, मान लीजिए कि उसको 102 डिग्री बुखार सुबह से लेके शाम तक है, तो हम जो थर्मामीटर का जो हम यूज कर रहे हैं, वो अगर हम सुबह करें, शाम को करें, दोपहर करें, मतलब जब भी करें, वो क्या है, उसमें क्या होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ओके, किसी भी टाइम हम अपना टेस्ट कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी वो चीजें क्या होगी, रिलायबल होंगी, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि हम किसी व्यक्ति से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग में, ठीक है, तो हमने जो टूल बनाए वो क्या होगा, पहले तो आपने देखा कि वैलिड होगा, है ना, मतलब जिस चीज की हम जांच करना, अगर हम ऑनलाइन लर्निंग की जांच करना चाह रहे हैं कि वो ऑनलाइन लर्निंग के बारे में क्या सोच रहा है, तो हमने जो टूल्स बनाए वो क्या होगा, वैलिड होगा, मतलब ऑनलाइन लर्निंग का ही डेटा मिले, ऐसा ना हो किसी और चीज का उससे डेटा ले रहे हैं, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। रिलायबिलिटी का मतलब है कि चाहे आप जांच करें या कोई और रिसर्चर जांच करे, हमारे आगे आने वाले जो रिसर्चर आने वाले हैं, ठीक है, जो फर्दर उस पर रिसर्च होगी, तो कोई भी अगर उस टूल्स का यूज करे, तो उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। जितनी बार वो मेजर हो उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, है ना, मतलब री एग्जामिन हो बार बार तो भी वही चीजें आनी चाहिए। ये हमारी होती है रिलायबिलिटी। ओके, अब आप देखिए टाइप्स ऑफ वैलिडिटी। 3 तरह की वैलिडिटी होती है। जब भी हम कोई टूल्स बना रहे हैं तो उसमें 3 तरह की वैलिडिटी इसमें होती है। 3 प्रकार की वैलिडिटी को ध्यान में रखना चाहिए। एक हमारी होती है कंटेंट वैलिडिटी, ठीक है, क्राइटेरियन वैलिडिटी और कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। कंटेंट वैलिडिटी का ये मतलब हो गया कि जब हम कोई टूल्स बना रहे हैं, ठीक है, तो टूल्स जो बन रहा है उसमें क्या कुछ ना कुछ कंटेंट भी तो डाल रहे हैं, क्वेश्चंस डालते हैं टूल्स में, सिंपल सी बात होती है ना। तो जो हम टूल्स डाल रहे हैं, जो हम उसमें कंटेंट डाल रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, जो कंटेंट हमारा होता है वो वैलिड होना चाहिए। अगर हम उससे ऑनलाइन लर्निंग की बातें पूछ रहे हैं तो उससे रिलेटेड उसमें चीजें होनी चाहिए, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या होना चाहिए, जायज होना चाहिए। ओके, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी का मतलब कि जो क्राइटेरिया हमारे टूल्स के बने हुए हैं, कि हम इंटरव्यू कैसे लेते हैं, क्वेश्चनायर का यूज कैसे करते हैं, इन्वेंटरी का यूज करते हैं, जो अलग अलग चीजें बनी हुई है ना, एटीट्यूड स्केल हम कैसे मेजर करते हैं। ओके, तो इसके जो क्राइटेरिया है
वो टूल्स उसको फॉलो करना चाहिए, हमारी क्राइटेरिया को पूरी तरीके से फॉलो करना चाहिए। अगर हम क्वेश्चनायर उठा रहे हैं तो क्वेश्चनायर की जो जो क्राइटेरिया होती है उस वो हमारे टूल्स के अंदर होनी चाहिए, तभी वो चीजें मानी जाएगी कि वो वैलिड है। ठीक है। तीसरा आपको क्या दिख रहा है, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, है ना। ओवरऑल जो चीजें हम बना रहे हैं, जो कंटेंट बना रहे हैं, जो क्राइटेरिया को फॉलो करके हम अपना टूल्स बना रहे हैं, जो नई चीज का हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वो क्या होना चाहिए, वैलिड होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम किसी और का टूल चुरा के ले आ रहे हैं। ऑनलाइन लर्निंग पे आप देखेंगे कितने सारे रिसर्च हुए हैं, क्योंकि ये जब से पेंडेमिक आया है तब से ये बहुत ट्रेंड में है। ये जो लर्निंग है, ऑनलाइन लर्निंग जो है, ये आज की नहीं है। विदेशों में 2000 के पहले वाले 19 के समय में ये शुरू हो चुका था, है ना। तो ये अभी का नहीं है, लेकिन हमारे देश में जब से ये पैंडेमिक हो गया है तब से हम लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसके पहले भी हम डिस्टेंस लर्निंग में भी ये सब चीज़ें यूज़ करते थे, लेकिन इंटरनेट वगैरह कम था पहले, है ना, इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों के पास, तो कम यूज़ होता था। लेकिन जब से ये पैंडेमिक आया तब से हम लोग पूरी तरीके से, एक तरह से आप देखिए कि ज़्यादातर चीज़ें हम ऑनलाइन कर रहे हैं, है ना। तो उसमें ये है कि जो चीज़ें हम उनसे परसेप्शन जो अपना लेना चाहते हैं कि ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर क्या है, तो जो ओवरऑल चीज़ें कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो टूल्स हम बना रहे हैं, वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, है ना, वैध होना है। मतलब जो चीज़ें, जिस चीज़ के लिए हम क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, उसी के लिए होना चाहिए, एक्यूरेट हमको आंसर वहाँ से मिलना चाहिए। ओके। और मेरा ये अभी मैं बोल रही थी, बात कर गई थी कि मतलब किसी और का टूल्स नहीं लेना है। मतलब कि कोई ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर क्वेश्चन बना के ले गया, अपना डेटा कर करके रिसर्च दिया, है ना, रिसर्च की फाइंडिंग्स आपको मिल गई, आपने देखा कि इस टॉपिक पे रिसर्च किया, क्या-क्या चीज़ें उसको मिली, है ना। कभी आप लोग पेपर वगैरह ऑनलाइन डाल के पढ़िएगा, है ना, कि अभी इतना टाइम नहीं है कि मतलब बहुत डीप में पढ़े, लेकिन हाँ, थोड़ा जानकारी के लिए कि पेपर वगैरह कैसे आते हैं, क्या चीज़ होती है, प्रोसेस होता है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 15-20 मिनट लगेगा, कभी भी उठते बैठते सोते हैं तो ही आप थोड़ा सा देख लीजिए, है ना, थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा आपको उससे। तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं कि जो उसने क्वेश्चन पूछा है वही टूल्स हम चोरी करके हम वो चीज यूज करें, तो वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। ओके। इतनी बात समझ में आई सबको, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। ओके। अब आप देखिए रिलायबिलिटी में मेथड्स ऑफ एस्टिमेट रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी कैसे डिसाइड होती है, हम क्या करते हैं, रिलायबिलिटी का मतलब क्या हो गया, कंसिस्टेंसी, है ना, ये भी वर्ड आप याद रखिएगा इसमें, कि रिलायबिलिटी मतलब होता है कंसिस्टेंसी, मतलब जब भी वो चीजें मापे हम, रिजल्ट उसका सेम आना चाहिए। और इसमें क्या क्या चीजें होती है, इसमें हम टेस्ट बार बार रीटेस्ट करते हैं, है ना, अल्टरनेट चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, और इंटरनल कंसिस्टेंसी पे ध्यान देते हैं, और इनर रिलेटेड रिलायबिलिटी, है ना। तो इन सब चीजों पे हम ध्यान देते हैं, ये हमारे मेथड्स हैं अपने टूल्स को ज्यादा रिलायबल बनाने के लिए। ओके। और ये चीजें थोड़े से डीप में हैं, आप इसको मैं दे दूंगी, मैं दे दी हूँ, आपको सेंड कर दी हूँ, तो आप देख लीजिएगा इसको। चलिए मैं बता देती हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा-थोड़ा इसको डिफाइन कर देती हूँ। जैसे टेस्ट रीटेस्ट होता है कि हमने कोई टूल्स बनाया, ओके? हमने कोई टूल्स बनाया तो उसको जितनी बार आप टेस्ट करिए, उसको बार-बार रीटेस्ट करिए, ठीक है? लेकिन उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। अल्टरनेट और पैरेलल, है ना? हमने कोई अल्टरनेट बनाया या फिर उसके पैरेलल कोई चीज़ें बन रही हैं, सब मिला के क्या होनी चाहिए, जो हमारा टूल्स बन रहा है, वो क्या होना चाहिए? पूरी तरीके से रिलायबल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और हाफ स्प्लिट, मान लीजिए हम उसको क्या है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट में डिवाइड करके उस चीज़ को हम फिर से रीटेस्ट कर रहे हैं, तो भी उसका आंसर क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। और रेशनल इक्विवेलेंसी का मतलब हो गया कि हम तार्किक तरीके से चाहे चाहे जैसे भी उसको इक्विवेलेंट करें, उसकी इनर कंसिस्टेंसी को देखें, बाहर की इनर आउटर कुछ भी मतलब देखें, मतलब कैसे भी करके हमको देखें, रैशनली तरीके से हमको कोई भी चीज़ करके देखना है, लेकिन जो उसका रिलेशन है चीज़ों का, ठीक है, वो क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। जो हमारा टूल्स बना है वो क्या होगा, रिलायबल होगा। ओके। तो इसको आप देख लीजिएगा। अब आप देखिए कि टूल्स का स्टैंडर्ड टूल्स हम एक कैसे बनाते हैं, है ना, जिसमें आपने 3-4 पढ़ लिया है, आपको इसमें पढ़ना है कि क्वेश्चनायर के बारे में। ओके। क्वेश्चनायर कब छूटा था, और आपका एक और छूटा था ना, इन्वेंटरी, 2 चीज़ छूटी थी। तो इसमें एक कभी-कभी आपसे स्टेप भी पूछ सकता है कि जब हम टूल्स बनाते हैं, एक स्टैंडर्ड टूल्स बनाते हैं, तो इसका क्या-क्या स्टेप फॉलो करते हैं? टूल्स का मतलब सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मैं बार-बार जो उसको बोल रही हूँ। 2-3 बार मैं बता भी चुकी हूँ टूल्स का मतलब। टूल्स समझ रहे हैं? क्या होता है टूल्स? मैं बार-बार बोल रही हूँ, समझ में आ रहा है सबको टूल्स?
कोई बोल क्यों नहीं रहा है? जो मैं पढ़ाई समझ में नहीं आया कुछ? ओके, सब लोग बोलिए, है ना? ठीक है, टूल्स मतलब जो क्वेश्चंस हम पूछे देंगे, ठीक है? जो हमारा डेटा होगा, ओके? तो जो हम क्वेश्चन बना रहे हैं, जो हम टूल्स का निर्माण अपना कर रहे हैं, ठीक है? तो वो क्या होता है, किस-किस स्टेप को हम फॉलो करते हैं, ओके? तो ये आप देखिए, पहले क्या होता है, प्रिपेयरिंग ए ड्राफ्ट ऑफ द टूल्स एंड राइटिंग आइटम। सबसे पहले हम ड्राफ्ट बनाते हैं, मतलब एक हम आउटलाइन बनाते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हमको अपने जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, जो हमारा सैंपल है, उससे हमको क्या-क्या चीज़ें पूछनी है, ओके? फिर हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि डिफ़िकल्टीज़ क्या-क्या हैं, उन आइटम्स को देखते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी वैलिडिटी को देखते हैं, फिर हम उसकी रिलायबिलिटी को देखते हैं, फिर उसमें हम टाइम को एक फिक्स करते हैं, एक टाइम लिमिट लेते हैं कि हमें एक सैंपल के ऊपर कितना टाइम देना है, ठीक है? फिर हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन देंगे, ठीक है? राइटिंग द डायरेक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द टूल्स, ठीक है? फिर उसके बाद क्या होगा, हम उसके जो नॉर्म्स एंड कंडीशंस है उसको एस्टेब्लिश करेंगे, फिर हम एक अच्छा मैनुअल टूल बनाते हैं, जो मैनुअल मतलब मानव के द्वारा, ठीक है? हमारे आपके द्वारा, एक रिसर्चर के द्वारा जो चीज़ें बनाई जाएगी। तो ये स्टेप होता है और हमें लग नहीं रहा कि स्टेप कभी पूछा गया है आपसे, ठीक है? लेकिन मिल गया था तो मैं आपको दे दी, हो सकता है आगे पूछा जा सके, ओके? अब आप देखिए क्वेश्चनर, है ना? क्वेश्चनर क्या है? एक प्रकार का टूल होता है, इसके थ्रू हम डेटा कलेक्ट करते हैं, सिंपल। A questionnaire is a form prepared and distributed to secure response to certain questions, ठीक है? ये क्या होता है, एक प्रकार का सेट ऑफ द क्वेश्चंस रहता है ना? जो हम अपने सैंपल को जो जो हमारा सैंपल रहता है उसको देते हैं, उससे हम भरवाते हैं, या फिर रिसर्चर खुद भी पूछ के अपने से भी भर सकता है कि उनका रिस्पॉन्स क्या है चीजों को, ठीक है? द पर्पस ऑफ द क्वेश्चनायर इज टू गैदर इंफॉर्मेशन। इसका पर्पस क्या होता है कि हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। हम ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर, मान लीजिए कि हम क्लास 10 के बच्चों से पूछ रहे हैं कि जो ऑनलाइन लर्निंग चल रही है वो कैसी लग रही है आपको, ठीक है? तो हमारे क्लास 10 के जो बच्चे हैं वो क्या हो गए, पॉपुलेशन हो गए, पूरे बच्चे पॉपुलेशन हो गए। और जो क्लास 10 के जिन बच्चों से हमने पूछा, मान लीजिए 100 बच्चे, तो 100 बच्चों से हम नहीं पूछ पाएंगे, हम 50 बच्चों से ही क्वेश्चन पूछें। तो 50% हमारे बच्चे क्या है, पॉपुलेशन, सॉरी 50% जो बच्चे जिनसे हमसे क्वेश्चन पूछा वो हमारे क्या है, सैंपल। और पूरा जो 100% बच्चे हैं वो क्या है, हमारे पॉपुलेशन, ओके? अच्छा, पॉपुलेशन को ही यूनिवर्स कहते हैं, है ना? पॉपुलेशन बराबर क्या होता है, यूनिवर्स। लेकिन एक चीजें थोड़ा-सा एक चीज़ और आप इसमें ध्यान रखिए, है ना? मैं आपको पढ़ाते समय नहीं बताई थी, मैं भूल गई थी ये चीज़ आपको, बाद में मुझे याद आया कि एक एक और डिफरेंस होता है पॉपुलेशन और यूनिवर्स में। है तो एकदम सेम चीज़, है ना? पॉपुलेशन को यूनिवर्स कहते हैं, यूनिवर्स को पॉपुलेशन कहते हैं, लेकिन एक छोटा डिफरेंस ये होता है कि जब हमारी पॉपुलेशन, या फिर समझ लीजिए कि जिस पे हमको रिसर्च करना है, अगर वो इनफाइनाइट हो, है ना? अनंत हो वो चीज़ें, तो वो क्या कहलाती हैं, हमारा यूनिवर्स। और जो चीजें हमारी फाइनाइट हो वो हम क्या बोलते हैं, उसको पॉपुलेशन। मान लीजिए जैसे कि हमको रिसर्च करना है कि किसी स्कूल के क्लास 10 के बच्चों के ऊपर, है ना? एक पर्टिकुलर स्कूल के ऊपर, आपके अगल बगल जो भी स्कूल होंगे, मान लीजिए कोई भी स्कूल है, कोई भी कॉन्वेंट स्कूल है आपके स्कूल के पास, आपके घर के पास, उसी स्कूल की क्लास 10 के बच्चों के ऊपर आपको रिसर्च करनी है, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा पॉपुलेशन। और अगर मान लीजिए आपका आपका जो रिसर्च है, आपको वर्ल्ड वाइड में जितने भी पूरे विश्व में क्लास 10 के बच्चे हैं, उनका क्या मेंटल कंडीशन चल रहा है, इस पे रिसर्च करना है, तो वो क्या होगी आपकी, उसको हम यूनिवर्स बोलते हैं, मतलब इनफाइनाइट है, कोई गिन नहीं सकता इस चीज, है ना? जैसे कि मान लीजिए आपको किसी प्लांट के ऊपर, अगर आप साइंस में जाएंगे, तो आप मान लीजिए मैंगो ट्री के ऊपर कोई डिजीज ऐसी हो रही है मैंगो ट्री में, आपको पता लगानी है, आपको उसके ऊपर रिसर्च करनी है। तो वहां बताइए उसको, जो मैंगो ट्री है, ठीक है? आप अपने देश से खाली मैंगो ट्री को ले लीजिए, मैंगो के पेड़ को, तो वो आपकी पॉपुलेशन है या यूनिवर्स है? आगे समझ में तो बताइए सब लोग।
सब लोग बताइए। वो आपका होगा यूनिवर्स। वेरी गुड अभिज्ञान। मतलब कि जब हमारा जिसके ऊपर हमको रिसर्च करना है, जो हमारा एरिया है, वो इनफाइनाइट है ना? तो वो हमारा क्या होता है, जब डेटा अनलिमिटेड है ना? डेटा अलग बात होती है। डेटा हम किससे लेते हैं हमेशा? डेटा हम अपने सैंपल से लेते हैं, ओके? और सैंपल कभी भी इनफाइनाइट नहीं हो पाता या अनलिमिटेड नहीं हो पाता है ना? वो तो आपको पता ही है कि आपने कितना सैंपल लिया है। हम जैसे बात कर रहे हैं कि मैंगो ट्री के ऊपर, है ना? हम मैंगो ट्री के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारे इंडिया में जितने भी मैंगो ट्री हैं, उनके ऊपर हमको रिसर्च करनी है। मान लीजिए कोई डिजीज़ उनको हो रही है, उनके ऊपर हमको रिसर्च करनी है, ओके? तो ये हमारा क्या कहलाएगा? मैंगो ट्री हमारा क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन, ठीक है? मतलब पॉपुलेशन नहीं, पूरे इंडिया का जब रहेगा तो हम क्या बोलेंगे इसको? यूनिवर्स बोलेंगे, ठीक है? यूनिवर्स हो गया। लेकिन जो हमारा डेटा है, आपने कितना पेड़ लिया? आपने मान लीजिए 10,000 पेड़ लिया, 20,000 पेड़ लिया, ठीक है? मतलब आपने चेकअप किया उनका कि क्या डिजीज़ इस समय हो रही है या फिर कुछ भी चीज़ें, है ना? उनके ऊपर ज़्यादा फ्रूटिंग करनी है आपको, कुछ भी आपका रिसर्च हो जाता है कि मैंगो ट्री पे क्या ऐसी चीज़ करें कि ज़्यादा फ्रूटिंग हो, है ना? ज़्यादा मात्रा में हमको फल मिल सके। तो वो हमारा क्या होगा? जितना सैंपल, अगर आप 20,000 सैंपल को टेस्ट कर रहे हैं, तो आपको तो पता है ना कि आपका डेटा क्या है? लिमिटेड है। आपको पता है आप 20,000 आपको डेटा मिला है ना? पर 20,000 पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो 400 500 में ही डेटा लेते रहते, हालत खराब हो जाएगी रिसर्चर की, है ना? तो ये क्या हो गया? डेटा हमेशा हमारा लिमिटेड रहता है, हमको खुद पता है, लेकिन हमारी जो यूनिवर्स होता है वो क्या है? अनलिमिटेड है, ठीक है? चलिए, तो ये चीज़ भी याद रखिएगा, है ना? काफ़ी अच्छा चीज़ मुझे पता चला था, जो मैं आपको बताना उस समय भूल गई थी। ओके, क्वेश्चनर को हम क्या बोलते हैं? प्रश्नावली बोलते हैं। ये एक फॉर्म है जो कुछ प्रश्नों के उत्तरों को सुरक्षित करने के लिए तैयार किया जाता है और वितरित किया जाता है। जैसे कि हमने क्या किया, ऑनलाइन लर्निंग के लिए एक अपना बना लिया कि 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, ठीक है? 10 क्वेश्चन, 20 जो भी हमको पूछना है, हमने क्वेश्चन बना लिया और ये क्वेश्चन जाके हमने रिसर्चर को दे दिया। या तो रिसर्चर इस पर टिक मारेगा समझ-समझ के, या हमको समझ में आ रहा है, गलत, सही, नो, रिस्पॉन्स जो भी आपको देना हो, ठीक है? एग्री, डिसएग्री, है ना? स्ट्रांगली एग्री, जो भी देना, जिस टाइप का आपको देना हो, आप दे देंगे। या फिर जो रिसर्चर होता है वही उससे क्वेश्चन पूछ के अपने से भी टिक कर सकता है ना? ये डिपेंड करता है कि रिसर्चर क्या चाहता है, उसके ऊपर पूरा डिपेंड होता है। अब देखिए, इसमें टाइप्स होते हैं। क्वेश्चनर के हमारे क्या होते हैं? टाइप्स होते हैं। कौन-कौन से? 3 प्रकार के मेनली टाइप इसमें होते हैं। एक हमारा होता है स्ट्रक्चर्ड वर्सेस नॉन स्ट्रक्चर्ड, दूसरा हो गया क्लोज्ड या ओपन, और तीसरा फैक्ट या ओपिनियन। जब हम क्वेश्चनर बनाते हैं, मतलब क्वेश्चंस का सेट बनाते हैं, सिंपल सा, है ना? क्वेश्चन का जब सेट बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है? कुछ स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस भी होते हैं और कुछ बीच-बीच में क्या होते हैं? नॉन स्ट्रक्चर्ड भी क्वेश्चन होते हैं। जैसे हम ऑनलाइन लर्निंग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना? ऑनलाइन लर्निंग से हमने कोई भी क्वेश्चन पूछा कि अगर मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि ऑनलाइन लर्निंग हम ज़्यादातर यूट्यूब से लेते हैं और गूगल मीट के थ्रू क्लासेस होती हैं, ठीक है? हमको इतना ही पता है, हमारे क्वेश्चंस में लिखा है कि क्या आप गूगल मीट और यूट्यूब के थ्रू क्लासेस देखते हैं, ठीक है? हमने एक क्वेश्चन बनाया कि ऑनलाइन लर्निंग में, फिर इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन बना लिया अपना। हो सकता है हो सकता है जो हमारा सैंपल हो, वो गूगल मीट या फिर यूट्यूब से ना क्लास लेता हो, वो ना जानता हो इसके बारे में। तो हम क्या करेंगे? नॉन स्ट्रक्चर्ड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कोई और अगर ऐप है जिससे आप लेते हो, ठीक है? तो बताएगा हाँ, मैं ज़ूम पे लेता हूँ, ठीक है? हम व्हाट्सएप कॉल के थ्रू लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, मतलब या फिर कोई और भी ऐप आती हो, है ना? तो ये क्या होगा? तो बीच-बीच में क्या हो सकता है कि नॉन स्ट्रक्चर्ड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर नीचे हम लास्ट में अदर का भी ऑप्शन रखते हैं, ओके? तो ये क्या हो गया? क्वेश्चन हमारा है स्ट्रक्चर्ड वर्सेस नॉन स्ट्रक्चर्ड। क्लोज और ओपन तो आप लोग को पता है। ओपन का मतलब क्या होता है कि जो हमारा क्वेश्चन होता है उसको हम पूरी तरीके से ओपन रखते हैं, कि उसका जो मन कर रहा है उसमें, है ना? जो भी चीज़ें उसके दिमाग में भरी हैं, वो सब बताएँ ऑनलाइन लर्निंग से रिलेटेड। ओपन रखते हैं हम अपना क्वेश्चन। क्लोज़्ड का है कि हम उसमें ऑप्शन दे दिए हैं उसको, यस नो टाइप, है ना? या फिर एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, ठीक है? मतलब हमने ऑप्शन दे दिया उसको, वो क्या है? क्लोज़ एंडेड क्वेश्चन। क्लोज़ एंडेड टाइप के क्वेश्चन बनाएँ। ओपन एंडेड का मतलब है कि हम ओपन रखें, उसका जो मन में आ रहा है वो चीज़ें बताएँ। और तीसरा हमारा हो गया फैक्ट वर्सेस ओपिनियन।
जब हम क्वेश्चनायर बनाते हैं तो कुछ-कुछ क्वेश्चन हम उसमें क्या रख सकते हैं, फैक्ट के रख सकते हैं या फिर हम उसका ओपिनियन भी पूछ सकते हैं। तो ये इसमें आएगा, ओपन एंडेड के अंदर ये आ सकता है, ठीक है? इसके अंदर ये चीज़ें आती हैं, लेकिन अलग से भी चीज़ों को हम जानते हैं कि फैक्ट वर्सेस ओपिनियन, ये भी क्या है, टाइप्स में आता है। तो 3 तरीके के टाइप से हमारे क्वेश्चनायर बनाए जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड, नॉन स्ट्रक्चर्ड या क्लोज्ड ओपन या फैक्ट या ओपिनियन। ओके? अब आप देखिए क्या-क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। गुड क्वेश्चनर, एक अच्छा क्वेश्चनर बनाने के लिए ज़्यादातर जो रिसर्च होती है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं ना, हमारा जो एजुकेशन सोशल साइंस में आता है। तो सोशल साइंस में अगर ज़्यादा रिसर्च जहाँ तक मैं देखी हूँ, ठीक है, तो वो किसमें होती है, क्वेश्चनर के थ्रू होती है। हम ज़्यादा क्वेश्चनर का ही यूज़ करते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे किसी ह्यूमन को पढ़ना होता है। हमारे जो रिसर्च होते हैं वो ज़्यादातर ह्यूमन पे ही होते हैं, है ना? सोशल साइंस है, किसी की हमको साइकोलॉजी को पढ़ना रहता है, क्या प्रॉब्लम्स है, क्या नहीं है, क्या परसेप्शन है, क्या एटीट्यूड है, ठीक है? तो ये हमारे ज़्यादा क्वेश्चन, हम इसमें क्वेश्चनायर ही ज़्यादा यूज़ करते हैं। ओके? यूज़ करने को सारे कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा एरिया है उसमें ज़्यादा क्वेश्चनायर ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो इसके क्या-क्या अच्छे कैरेक्टर क्या-क्या इसके अंदर होनी चाहिए, कि ये क्या होना चाहिए, शॉर्ट एज़ ए पॉसिबल। सबसे पहले जो हम क्वेश्चंस बनाएँ वो शॉर्ट होने चाहिए, ठीक है? शॉर्ट से शॉर्ट क्वेश्चन रखिए ताकि रिसर्चर को समझ में भी आए और आप भी उससे बातें समझा पाएँ। है ना? कि आप क्या पूछ रहे हैं। अट्रैक्टिव होने चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है? तो ये सब चीज़ें इसमें होनी चाहिए। ठीक है? अब आप देखिए इन्वेंटरी, है ना? दूसरा टॉपिक आपका क्या था? इन्वेंटरी था। इन्वेंटरी क्या होता है? इन्वेंटरी इज़ a लिस्ट, रिकॉर्ड और कैटलॉग containing list of traits, preference, attitude, interest और abilities used to evaluate personal characteristic और skill। हमें मान लीजिए अम, किसी के ऊपर रिसर्च करना है ना? हमने जिसके ऊपर रिसर्च करना है, उनके लिए हम इन्वेंटरी भी बना सकते हैं। ये क्या होता है? एक तरीके से हम जिसे हम लोग बोलते हैं ना, चेकलिस्ट, आपने पढ़ा होगा, उसी तरह से होता है। इन्वेंटरी उसी तरह हो सकता है, मतलब हम एक लिस्ट तैयार करके ले जाते हैं, कुछ रिकॉर्ड रख के ले जाते हैं, कैटलॉग बना के ले जाते हैं, उसके थ्रू हम वहाँ से डेटा कलेक्ट करते हैं। ओके? जैसे कि आपने अभी पढ़ा क्वेश्चनायर, तो उसमें क्या है, बहुत सारे सेट हैं क्वेश्चंस के, उसमें ओपन एंडेड भी रख सकते हैं, क्लोज एंडेड भी रख सकते हैं, स्ट्रक्चर्ड, नॉन स्ट्रक्चर्ड, ठीक है? तो बीच में पूछते रहते हैं, लेकिन इन्वेंटरी क्या होती है, पूरी तरीके से हम चेकलिस्ट बना के जाते हैं और वहाँ से क्वेश्चन उसमें हम क्रिएट करते हैं। ओके? Purpose of inventory is to make a list about a स्पेसिफिक ट्रेड्स, ठीक है? किसी का कोई गुण है या फिर कोई एक्टिविटी या प्रोग्राम चल रही है, उसको चेक करने के लिए, एक्सटेंड करने के लिए हम का इन्वेंटरी का यूज़ करते हैं। ओके? जैसे कि जब हमने किया था, ठीक है? तो उसमें क्या था, परसेप्शन ऑफ ब्लेंडर लर्निंग, है ना? तो उसमें दोनों तरह के क्वेश्चंस थे। ओके? क्या-क्या उसमें मतलब परसेप्शन है, ठीक है? और क्या-क्या उसमें प्रॉब्लम आ रही है, ये मतलब यूनिवर्सिटी में क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। दोनों तरह के क्वेश्चन, तो एक तो क्वेश्चनायर बनाया, है ना? कि हमारा जो सैंपल है, हमने उससे डेटा कलेक्ट किया, मतलब ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड दोनों क्वेश्चंस रखे थे उसमें। क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों मेथड से रिसर्च हुआ। फिर उसके बाद एक चेकलिस्ट भी बनाई गई थी, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके लिए हम बनाए थे, जहाँ पे हम इन्वेंटरी स्केल का यूज़ किए थे। मतलब कि अगर यहाँ से डिपार्टमेंट से अगर ऑनलाइन लर्निंग दी जा रही है स्टूडेंट को ऑनलाइन, क्योंकि कोविड के समय में पूरा सब ब्रेक हो गया था, है ना? सब लोग जितने मतलब प्रोफेसर सब हो गया ऑनलाइन लर्निंग किए कर रहे थे। तो उस ऑनलाइन लर्निंग के लिए क्या-क्या यहाँ पे सुविधाएँ हैं? यहाँ पे वाई-फाई है कि नहीं, कैमरा है कि नहीं, एक कोई ऐसा रूम है कि नहीं, कॉन्फ्रेंस हॉल है कि नहीं, स्टूडियो है कि नहीं, है ना? तो इसमें और क्या-क्या चीज़ें हैं? कितने यहाँ पे डिजिटल बोर्ड है, क्या-क्या चीज़, तो उसके लिए एक इन्वेंटरी बना के लिए गए थे। और बाकी अगर है कैमरा तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं है। वाई-फाई चलता है, नहीं चलता तो नहीं। मतलब एक तरह से एक चेकलिस्ट बनाई जाती है। आप यहाँ पे लिख रहे हैं वाई-फाई, ठीक है? यहाँ पे लिख लिए स्टूडियो, लिख लिए, यहाँ पे आप कैमरा लिख लिए और यहाँ पे आप यस नो टाइप एक चेकलिस्ट बना के दिए, है ना? अगर वो चीज़ें हैं तो वहाँ पे आप चेक करते हैं, नहीं है तो क्रॉस कर देंगे। सिंपल सा इसी तरह इन्वेंटरी बनती है। ओके? आ गया समझ में? इस तरह हम मान लीजिए जैसे कि हमने किसी किसी डिपार्टमेंट के लिए, किसी की स्किल के लिए भी हम बना सकते हैं कि उसको वो चीज़ कितनी आती है, कितनी नहीं आती, किसी की ट्रेड्स को लेके बना सकते हैं, तो अलग-अलग टाइप्स के लिए, लेकिन जो एक फॉर्मेट होता है वो ऐसे ही होता है। ये हमारा हो गया इन्वेंटरी। अब आप नेक्स्ट देखिए ऑब्जर्वेशन, है ना?
ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है टेक्निक ऑफ रिसर्च। हम रिसर्च कैसे करते हैं? ऑब्जर्वेशन के थ्रू, इंटरव्यू के थ्रू और प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के थ्रू, है ना? तो अभी आपका ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। टाइप्स ऑफ टूल्स, टूल्स के जो टाइप्स थे, रेटिंग स्केल आप पढ़ लिए, एटीट्यूड स्केल पढ़ लिए, है ना, और एप्टीट्यूड स्केल पढ़ लिए, अचीवमेंट टेस्ट कल आप पढ़ लिए थे। आज आपने पढ़ा क्वेश्चनर एंड इन्वेंटरी। ओके, तो ये वाला भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया। अब आप नेक्स्ट चलेंगे टेक्निक ऑफ रिसर्च। रिसर्च की टेक्निक क्या होती है? ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम है किसी को? ओके, चलिए अब देखिए ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ठीक, ये क्या है? एक प्रकार की टेक्निक ऑफ द रिसर्च, रिसर्च करने की टेक्निक है ना? आपको मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं? केस स्टडी कर रहे हैं, है ना? आपको कोई केस मिला है, उसकी आप स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो फिर क्या होता है इसमें? हम ऑब्जर्व करते हैं चीजों को। ओके, कोई ऐसा बच्चा, मान लीजिए कोई मेंटल कंडीशन का बच्चा, मेंटली वो अच्छे से मतलब हेल्दी नहीं है, मेंटली हेल्दी नहीं है, आप उसके पे केस स्टडी कर रहे हैं। या फिर मान लीजिए कि अम, आप किसी मतलब डिसेबल चाइल्ड वाले जो स्कूल होते हैं, जो कुछ कुछ स्कूल स्पेशल तरीके से बनाए जाते हैं, मतलब ज्यादा जब डिसेबिलिटी होती है तो उन बच्चों को हम नॉर्मल बच्चों के साथ नहीं रह सकते, उनके लिए अलग स्कूल होते हैं। ओके, मान लीजिए आप उस स्कूल पे आप रिसर्च कर रहे हैं, ठीक है? तो आप वहाँ पे रिसर्च कैसे करेंगे? वहाँ पे रिसर्च आप ऑब्जर्वेशन के थ्रू करेंगे। कुछ रिसर्च ऐसी होती है जिसमें हम क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। रिसर्चर हमेशा क्या करता है? वॉचिंग एंड लिसनिंग टू द बिहेवियर। हम बिहेवियर को देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, ठीक है? और उसके अकॉर्डिंग जो चीजें हमको मिलती हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। फिर लास्ट में जो हमको डेटा मिल जाता है, फिर हम उसका एनालिसिस करके डेटा का इंटरप्रिटेशन एंड डिस्कशन अपना करते हैं। ओके, तो ये आपका होता है ऑब्जर्वेशन। इसमें देखिए आपके टाइप्स होते हैं। ऑब्जर्वेशन होता है, क्या होता है? एक सेटिंग होती है और इसमें एक क्या होता है? ऑब्जर्वर होता है। सेटिंग का मतलब होता है कि इसमें दो तरीके की सेटिंग होती है। एक हमारी होती है नेचुरलिस्टिक, दूसरी हमारी होती है कंट्रोल होती है। और हमारा एक ऑब्जर्वर होता है, या तो वो पार्टिसिपेट करके देखेगा या फिर नॉन पार्टिसिपेंट होगा। ओके, सेटिंग का मतलब होता है कि उसको एग्जांपल से आप समझिए। दो तरीके का हम रिसर्च लेते हैं। एक आप देख लीजिए एक्सपेरिमेंटल, ठीक है? एक आप एक्सपेरिमेंटल कर रहे हैं और एक क्या कर रहे हैं? आप केस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है? तो ये बताइए कि जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगा वो क्या होगा? वो एक तरीके से कंट्रोल्ड सेटिंग में होता है। आपको पता है ना, जो आपको एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हम पढ़ाए थे, तो ये पढ़ाए थे कि यहाँ पे हम क्या करते हैं? कॉज एंड इफेक्ट देखते हैं। और एक ऐसा रिसर्च होता है जिसमें हम मैनिपुलेशन करते हैं, है ना? जैसे वो वाला एग्जाम्पल आपको बताए थे हम कि पौधों में पानी डालने से पौधों की वृद्धि होती है। याद आ गया होगा कि हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? कंट्रोल करके देखेंगे, है ना? कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि जो ज्यादा पानी डालने से मर भी सकते हैं, ठीक है? तो हम वहां पे ये पता करेंगे, अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि किन पौधों को ज्यादा पानी की जरूरत है, किन पौधों को कम पानी की जरूरत, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, है ना? जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो हम वाटरिंग कर रहे हैं वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? हमको कंट्रोल करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा, मतलब हेर फेर हम उसमें करना पड़ेगा। तभी हमको क्या है? एक अच्छा रिजल्ट मिल पाता है, ठीक है? तो यही हो गया, जैसे हम एक्सपेरिमेंट रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें हमारी सेटिंग क्या होगी? वो हमको कंट्रोल सेटिंग में करना पड़ेगा, है ना? अपने हिसाब से कम ज्यादा करना पड़ता है। और नेचुरलिस्टिक जो होता है, इसे आप केस स्टडी कर रहे हैं। हाँ, एक्सपेरिमेंटल में किया जाता है। जैसे हम क्या कर रहे हैं? केस स्टडी कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, है ना? ये क्या होती है? पूरी तरीके से एक नेचुरल सेटिंग में ये चीजें हो रही है। मतलब कि अगर कोई भी ऐसा स्कूल है जो डिसेबल चाइल्ड का स्कूल है, वहां आप जाके उसको ये नहीं कहेंगे कि देखो टीचर पढ़ा रहा है तो 100% समझ जाओ, तुमको ये परेशानी हो रही है पैदल चलने की, तो ऐसा करो, तुम दौड़ो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीजें हम नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ जो आप रिसर्चर है, आप हम जो भी रहेंगे, तो रिसर्चर उसमें क्या करेगा? सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व करेगा। वो नेचुरल सेटिंग में चीजें होती हैं, जो नेचुरली हो रही है आप उसको ऑब्जर्व करिए, आप उसको रिकॉर्ड करिए, फिर बाद में आपको
इंटरप्रिटेशन करना है कि क्या-क्या चीज़ें आपको मिली कि बच्चों को क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। ये होती है नेचुरलिस्टिक सेटिंग और कंट्रोल सेटिंग। 2 चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, है ना? अब आप देखिए ऑब्जर्वर का क्या काम होता है। ऑब्जर्वर कभी-कभी क्या करता है, पार्टिसिपेंट करता है, कभी-कभी नॉन पार्टिसिपेंट होता है। इसको एग्ज़ाम्पल से समझिए, है ना? देखिए, यहाँ पे 2 आपको फिगर दिख रहा हो। एक में क्या हो रहा है, ये रिसर्चर है वो उन लोगों के साथ में है, ओके? रिसर्चर क्या है, इन लोगों के साथ है। मान लीजिए डिसेबल स्कूल है ना? डिसेबल लोगों का स्कूल है। तो रिसर्चर डेली वहाँ पे जा रहा है और जाके बच्चों को पूरी अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व कर रहा है, मतलब पार्टिसिपेट करके ऑब्ज़र्व कर रहा है कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स इनको हो रही है, ओके? एक ये तरीका है। दूसरा क्या है, नॉन पार्टिसिपेंट। ये भी हो सकता है कि रिसर्चर कहीं बाहर से चीज़ों को देख रहा है या फिर जो इनका डेटा मिल रहा है, जो इनका रिज़ल्ट आ रहा है, जो टीचर बता रहे हैं जो चीज़ें, है ना? उस पे भी वो रिसर्च कर सकता है कि इनका रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, उनको क्या-क्या चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, है ना? साइट पे भी कुछ डेटा रहते हैं, तो वहाँ से भी वो चीज़ लेके वहाँ पर भी वो रिसर्च कर सकता है। तो जब वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो वो क्या बोला जाता है, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। जब रिसर्चर पार्टिसिपेट कर रहा है, उसको बोलेंगे पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, है ना? चलिए, अब आप देखिए कुछ स्टेप होते हैं ऑब्जर्वेशन के। एक हमारा होता है प्लानिंग। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं कि हमको इस स्कूल में जाना है ना? एक डिसेबल चाइल्ड के स्कूल में जाके हमको अपनी रिसर्च करनी, हमने प्लानिंग कर ली, फिर हम उस चीज़ को क्या करते हैं, एग्जीक्यूशन करें। मतलब हम वहाँ गए, चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, टाइम देंगे, फिर जैसा हमको चीज़ें मिलेंगी उस हिसाब से हम उसकी रिकॉर्डिंग करें। रिकॉर्ड का मतलब है पेन पेपर से आप रिकॉर्ड करें चीज़ों को कि क्या-क्या चीज़ें वहाँ हो रही, क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा मिल गया उसको इंटरप्रिटेशन करेंगे, डेटा को अच्छे से एनालिसिस करेंगे। ये हमारा स्टेप है ऑब्जर्वेशन की। प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, उसके बाद रिकॉर्डिंग एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है? तो आपने एक चीज़ देखा ऑब्जर्वेशन। अब आप दूसरा देखिए इंटरव्यू, है ना? आगे समझ में सबको यहाँ तक? ठीक है? चलिए इंटरव्यू का और प्रोजेक्टिव टेक्निक का कल देखते हैं, है ना? क्योंकि फर्स्ट पेपर की क्लास शुरू होने वाली है। चलिए हम लोग कल मिलते हैं 10 एएम, ओके? 10 एएम हम लोग मिलते हैं। आई होप सब कुछ सही रहेगा 10 एएम में, है ना? तो हम देखेंगे, इंटरव्यू देख लेंगे, ओके? और आप क्या पढ़ेंगे? प्रोजेक्टिव टेक्निक पढ़ेंगे। ये बड़ा मज़ा आएगा पढ़ने में आपको। प्रोजेक्टिव टेक्निक, है ना? सब लोग खुद को जानेंगे और हम भी आप लोग को जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है? प्रोजेक्टिव टेक्निक हम लोग पढ़ेंगे, सबसे अच्छा मुझे ये लगता है। और और बाकी जो चीज़ें हैं, ठीक है? और बाकी नेक्स्ट स्लाइड भी हम बना लिए हैं। इसमें आप पढ़ेंगे क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस, डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस उसको पढ़नी है, सेंटर टेंडेंसी वगैरह, मीन, मीडियन, मोड कल मैं बताऊँगी आपको, है ना? वेरिएबिलिटी बताऊँगी, ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कल, मॉर्निंग वाली क्लास में, ओके? चलिए, थैंक यू सो मच सबको। मैं जब बोलती हूँ तब आप लोग रेडी हो जाते हो क्लास लेने के लिए, है ना? बहुत अच्छा लगता है मुझे। थैंक यू सो मच सबको। ठीक है? बाय सबको। और जो 12 बजे वाली क्लास थी इसलिए मैं उसको कुछ नहीं बोली, क्योंकि उसमें ये प्रॉब्लम रहती ना कि मतलब अब एक बार ना कह चुके हैं, है ना? जैस्मीन बोली कि मुझे टाइम नहीं है, मतलब उनको उनकी क्लास थी कहीं, ठीक है? फिर अब एक बार जब बोले कि नहीं होगा, फिर उसके बाद आप लोग बोले कि नहीं कर लीजिए, तो बार-बार टाइम चेंज करना फिर अच्छा नहीं लगता है ना? कोई बोला मुझे टाइम नहीं है, फिर हम उस बात पे मान भी गए, चलो ठीक है क्लास तब ही होगी। फिर उसी चीज़ को मैं बार-बार करूँ तो अच्छा नहीं लगता है, इस वजह से मैंने ऐसा नहीं किया था। ओके?